शर्मा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी, संचार राज्य मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर संदीप मारवा, कहें मीडिया के दबंग, एंड मारवा स्टूडियो की स्थापना आपने की है। श्री ब्रिजेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर नेटवर्क 18, श्री राजकमल चौधरी, एडिटर जी बिहार झारखंड। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट अंत तक चलनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया जाए। अंतरिक्ष, नई दुनिया, एक नया भविष्य। इस किताब का विमोचन के साथ साथ सिद्धार्थ जी का एक और इरादा था। वो चाहते थे कि एक ऐसी सभा का आयोजन किया जाए जहाँ पर हम सभी एक दूसरे के साथ मिल बैठें, एक दूसरे के विचारों को साझा करें और कुछ यादें हम साथ लेकर जाएं। मुझे लगता है कि हम सभी इस मौके का पूरा लाभ उठाएंगे। सिद्धार्थ जी एक महान लेखक के रूप में हमारे सामने हैं और बहुत सारी किताबें इन्होंने हमें दी हैं। अंतरिक्ष भी एक ऐसी किताब है जो हिंदी में है और भारत की ये पहली किताब हिंदी में इन्होंने लिखी है। ज़ोरदार तालियों से। मैं सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी, माता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो दीप प्रज्वलन में उनका भी साथ। ये आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच सिद्धार्थ जी की माता जी भी उपस्थित हैं।
जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम लग रही है। सिद्धार्थ जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण किताब का, अपनी पुस्तक का विमोचन करें एक साथ मिलकर। और ये वो पहली किताब है जो हिंदी में है और भारत की पहली किताब है ये। इसके लिए जीएसएल भी ऐसे ही पैक होती है। चौहान जी को पढ़ने, संगीत सुनने और यात्रा करने की उनकी विशेष रुचि है और मुझे लगता है किसी सफ़र में सर ये पढ़ते पढ़ते मैं संदीप जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपने बारे में। नमस्कार। 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। मंच पर देवता स्वरूपी सुशोभित आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चौहान साहब, विक्रम सिंह जी तो आए नहीं, ओम प्रकाश पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी देश के अनुभवी और इस सभा के कर्ता धर्ता के सिद्धार्थ जी। मैं इन 2 लाइनों में कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं या किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इन तमाम चीज़ों से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये 2 चीज़ें हैं आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपकी भावनाएं। और कितने मज़े की बात है कि दोनों ही चीज़ें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको हकीकत में आँखों की भी ज़रूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि परमात्मा मुझे अच्छी सोच दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस दुनिया को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम लेखकों की। राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने के नाते कम से कम साल में 50 ऐसे लोग हैं जो मेरे पास साल भर में आते हैं, जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उनमें जोश है, लगन है, उम्मीद है, बहुत सोच है, पर अफसोस इस बात का कि करने की क्षमता नहीं है। तो पहली लाइन जो मैं जोर दे रहा हूँ कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए, कि इच्छा होना बहुत ज़रूरी है और लेकिन इच्छा के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए काबिलियत होना। और एक किताब जिसको लिखने के लिए हज़ारों लोग ख्वाहिशें लेते हैं, कई बार सोचते हैं कि मुझे किताब लिखनी है और सारी उम्र ढल जाती है और एक किताब नहीं लिख पाते। लेकिन क्यों? इच्छाएं हैं लेकिन काबिलियत नहीं है, शब्दकोश नहीं है और काम करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में जब कोई आदमी किताब लेकर सामने आता है तो मुझे लगता है कि एक किसी बच्चे का फिर से जन्म हुआ है। आज एक किताब का जन्म हुआ है और जब एक किताब का जन्म होता है तो एक नई सोच का जन्म होता है, एक नई परिभाषा का जन्म होता है, एक नई विद्या का जन्म होता है। और मैं आज उसी
जन्मदाता को के सिद्धार्थ जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आइए मिलकर एक बार कर ध्वनि से सिद्धार्थ साहब का इस किताब को जन्म देने के लिए बहुत बड़ा अभिनंदन। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। हकीकत तो ये है कि जब आप आज मीडिया के किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे वो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, न्यू मीडिया है, अगर आपने अपने ग्राहक को, अपने चाहने वालों को, अपनी विचारधारा वालों को अगर साथ नहीं लेके आप चले तो कहीं ना कहीं आप फेल होते नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि के सिद्धार्थ साहब ने अपनी ज़िंदगी के पूरे तजुर्बे को किस खूबसूरत तरीके से इस किताब में लपेटने की कोशिश की है और इतनी होशियारी से इस किताब का नाम जो है वो अंतरिक्ष भी रख दिया है। कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से जोड़ दिया है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले आप आसमान की तरफ और आसमान से ऊपर फिर अंतरिक्ष की ओर ही देखते हैं। तो उन्होंने कोशिश की है कि 138 करोड़ आदमी देश का और 750 करोड़ आदमी दुनिया भर का इस अंतरिक्ष के साथ जोड़ लेता हूँ तो कोई ना कोई तो मेरी किताब पढ़ेगा ही। तो मुझे लगा कि लिखने के साथ साथ मार्केटिंग की सेंस भी शायद के सिद्धार्थ साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त है और उन्होंने बहुत सोच के विचार करके इसका नाम बहुत बढ़िया रखा। फिर मैं देख रहा हूँ कि किताब के आगे एक इन्होंने छोटी सी बायलाइन और लिख दी कि फिर देखने वालों को, उनके मनों में एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि ये नई दुनिया, एक नया भविष्य। कमाल है कि यहाँ भी अभी इन्हें चैन नहीं पड़ा है और अब ये उसमें भी खोज लगा रहे हैं, क्योंकि खुद रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर उसकी गहराइयों की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उसी लाइन से इन्होंने मुझे भी आकर्षित कर लिया। मैं भी उतावला हूँ, बेचैन हूँ इस वक्त किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब तो मैंने अभी हाथ लगाया है, नन्हे से बच्चे को अभी हाथ लगाया है, अभी चंद मिनट का हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये किताब बड़ी खूबसूरत, बहुत तरीके से लिखी गई होगी, आम जनता की सोच को, उनकी विचारधारा को, और जो नई खोज हमें ये बताना चाह रहे हैं उसमें वो जिज्ञासा किताब के आखिर तक बनी रहेगी, ताकि हम लोग चंद चैप्टर ना पढ़ के बल्कि किताब के आखिरी पन्ने तक इसे पढ़ने की कोशिश करें और के सिद्धार्थ साहब को हर पन्ने के साथ मुबारकबाद देते रहें। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। किताब लिखना आसान नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता दूं। हज़ारों लोग सोचते हैं, चंद लोग सिर्फ किताब लिख पाते हैं। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। किताब शुरू करने लगते हैं और 50 अर्चने जो अभी आई नहीं, उससे पहले ही राइटर वो अर्चने अपने सामने लिख के बैठा रहता है। मेरा रोज़ पाला पड़ता है, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, लिखेंगे कहाँ से, पैसे कौन देगा, छापेगा कौन, कौन लिखेगा, अरे टाइपिस्ट कहाँ से लाऊं, कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये अरे भाबा। मैंने कहा ये कभी किताब नहीं लिख पाएगा। जिसने काम शुरू करने से पहले ही 100 बहाने बना लिए अपने लिए, वो कैसे किताब लिख सकता है। मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, जरा सी अर्चनाई को शादी ब्याह फंक्शन दुख सुख आया। कितने ऐसे राइटर मैंने देखे हैं जो आधी क्वार्टर किताबें लिख के छोड़ देते हैं, वो पन्नों पे मैल जम जाती है, धूल जम जाती है, पन्ने गल जाते हैं, किताब पूरी नहीं कर पाते। ये हकीकत है। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। मैंने उन तमाम लोगों को उत्तम कैटेगरी में, अचीवर्स मेरी लैंग्वेज में वो हैं, उत्तम कैटेगरी में डाला है, जो किताब शुरू करते हैं और ख़त्म करके उसे रिलीज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है उन लोगों का जो अचीवर्स कहलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि सिर्फ मंत्री महोदय के साथ ही नहीं बल्कि के सिद्धार्थ के साथ भी मुझे बैठने का आज सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, किसी मकाम पे पहुँचना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस मकाम पर उस तय को हासिल करके रखना। विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सही कहा, एक किताब को लिखने के पीछे कई महीने, कई रातें, कई घंटे, कहीं पल, बहुत सारी मेहनत
पीछे छुपी होती है। तो अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो आएं, मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। सबको नमस्कार। अंतरिक्ष, नई दुनिया, एक नया भविष्य, बुक रिलीज़ के प्रसंग पे उपस्थित माननीय संदीप जी, माननीय ब्रजेश सिंह जी, आदरणीय सिद्धार्थ जी, मेरे सन्मुख उनकी माता जी को नमन करता हूँ। उपस्थित आप सब, ये हमारे लिए भी नई दुनिया है। हम जैसे पॉलिटिशियंस को कभी आप लेकर आओगे और उनको बताएंगे कि भाई आप ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये बुक रिलीज़ होने वाली है, आपके हाथों से हो रही है, और उसमें भी अंतरिक्ष का, तो ये सब भारी भारी लगता है हम लोग के लिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नई है। लेकिन हम ये समझते हैं ये दुनिया का आधार हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, हमारी राजनीतिक एक्टिविटी है। अगर इस अंतरिक्ष को अगर बढ़ावा देने में अगर कहीं भी कोई भी काम कर सकता है तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत काम कर सकती है। आज के इस अवसर पे, और मैंने ये बुक पढ़ा है और मैंने ये पाया कि होता ये हुआ है कि जो भारी भरकम ज्ञान रहा है उसको और भारी बताने में लोगों को आनंद आता है। हमारी जो वैदिक संस्कृति रही होगी, उनकी परंपरा रही होगी, बहुत कम लोगों ने उसको सरल भाषा में समझा है। वैसे ही साइंस की इस बुक को पढ़ के मुझे लगता है कि शायद ही इतनी सरल भाषा में कोई ऐसी बुक लिख सकता है जो सिद्धार्थ जी ने लिखी है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनके सहधर्मचारी जिन्होंने उनको बताया कि एक समय में पढ़ाया था, और आज बुक के में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप सबको मैं धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि ये नई दुनिया हम सोच रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम, इसलिए मैं बोला हूँ, जब वेद की बात करते हैं तो वराह मिहिर से शुरू होता है, इससे भी पहले वेद की बात करते हैं, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये बड़ी श्रृंखला है। लेकिन हमारी जो सिस्टम स्वतंत्रता के बाद और ब्रिटिश शासक जब हमारे देश में आए, उससे पहले जब मुग़ल शासक आए, तो हमारी जो एक ज्ञान की परंपरा था, कहीं न कहीं उस ज्ञान की परंपरा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानबूझकर किया गया है। क्योंकि उनके लिए ये भारतवर्ष की ये जो ज्ञान था उनकी समझ पे पर था, लेकिन एक प्रकार का जुनून लेके आए थे इस देश में कि जो भारत की समृद्धि है, भारत की संस्कृति है, उसको मिटाना है। और उसी चक्कर में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसके पास बहुत बड़ा रिसर्च का भंडार रहता था, जिसके स्टूडेंट देश विदेश में जाके पूरी दुनिया को ज्ञान पढ़ा रहे थे। और बाद में ये हुआ कि ब्रिटिश आए और ब्रिटिशों ने ये पाया कि भारत की ये जो समृद्धि है, संस्कृति है, ये जो ज्ञान है, लेकिन उनकी अगर मनोदशा में परिवर्तन लाया जाया गया, उनको ये बताया गया कि आपसे हम बड़े उच्च हैं। ब्रिटिशरों ने ये हमेशा कोशिश की कि भारत की जो परंपरा, भारत का जो समृद्धि, भारत का जो ज्ञान रहा है, उसकी कंपेयर में ब्रिटिश हमेशा उच्च रहे, वैसा एक दिखावा हुआ इस देश में। और कम नसीब समझिए, हमने भी ये मान लिया कि ब्रिटिश लोग हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ज्ञान में भी आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब ऐसे बुक पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें फिर से वही उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उस दिशा में अगर प्रेरित कर सकता है तो ऐसी बुक्स जो आम जनता की तक पहुँचे और जो कॉमन मैन उसको समझ सके कि हमारी विरासत क्या थी, उसमें सबसे बड़ा आधार ये अंतरिक्ष बुक बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से मैंने इस बुक को जल्दबाजी में पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम शब्द आते हैं तो हमें भी, हम लोग जो
भाषण करने वाले लोगों को एक साथ बैठ के ये सब पढ़ना और क्रोनोलॉजी में पढ़ना, ये हर स्पेयर को क्या बोलते हैं, स्पेयर का क्या होता है, ये सब मुश्किल होता है। लेकिन हम जब समझते हैं इस सारी चीज़ों को तो ऐसा लगता है कि अगर कॉमन मैन ये सारी चीज़ें समझे कि हमारे पास क्या विरासत थी। मुझे ऐसा लगता है इस बुक से बहुत बड़ा आने वाली जनरेशन को, और विशेष तौर पे जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उसका तो आधार ही स्पेस रहा है। आज जो टेक्नोलॉजी हमारा जीवन को आसान बना रही है, हमारा जीवन को सुखमय बना रही है, हम जो आज हमारी समस्याओं को या आने वाली पीढ़ी जो हंसते खेलते मनोरंजन अपने हाथ में देखती है, सारी चीज़ों का आधार रहा है तो अंतरिक्ष रहा है। और ये अंतरिक्ष में जो जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो विज्ञान आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन हमारी समस्याओं को और आसान तरीके से सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे आज 4G की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, आने वाले में 6i, तो ये सारी, और हम बात करें इंडिजीनियस की बात करें, भारत की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तब ये अंतरिक्ष की और ये ऐसी बुक या ये जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, वो हमें बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये मेरे विभाग के लिए भी बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि ऐसी बुक्स आने वाले समय में और बढ़े। ये उनकी 42 या 43वीं बुक है। तो आप संदीप जी बता रहे थे किसी एक बुक को लिखना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और बहुत जज्बा चाहिए, तो ये 43 बुक लिखे हैं, कितना बड़ा जज्बा होगा। एक बुक लिखना, आपने जैसे बताया कि आधा अधूरा छोड़ के लोग छोड़ देते हैं, और 43 बुक लिखना, तो ये अपना डेडिकेशन बताता है इस देश के लिए, एक राष्ट्र के प्रति जो एक भाव है आपका, एक राष्ट्रप्रेमी लेखक, एक राष्ट्रप्रेमी वैज्ञानिक अपने देश के लिए अपना सर्जन कैसे करता है, तो ये सर्जन का एक नया सोपान 43वीं बुक है। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ और ऐसे मौके में मुझे भी शामिल किया गया, क्योंकि हम लोग तो इस दुनिया से नए हैं, अंतरिक्ष में क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जब तक मेरा विभाग है तो हमें तो ये सैटेलाइट और लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी पहुंचाना हमारे लिए चैलेंज है। तब ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये जो फाइबर टू होम, या जो हम अभी हर गांव हर घर तक जब कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा आधार बन रही है, और यही टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जीवन सरल होता है। मैं आज के मौके पे खास आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। और संदीप जी ने जैसे बताया कि ऐसी हस्ती हमारे साथ बैठी है, मैं बता दूं, ये देवसिंह चौहान कोई हस्ती नहीं है, वो भारत सरकार की चेयर है ना, वो चेयर हस्ती है। हम उन्हें इस चेयर के लायक बनना है, हम ये चेयर का सम्मान है, कोई व्यक्ति का नहीं है। और ये चेयर के साथ बैठने में, और जब तक ये चेयर पे हम बैठे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का, ये परमानेंट नहीं है, कभी भी जा सकती है, क्योंकि परमानेंट होती तो हमें नहीं मिली होती, आने वाले जो पहले वालों ने ही नहीं छोड़ी होगी, तो हमें भी जाना है, लेकिन सम्मान से जाए। प्रदीप जी, कभी भी परमानेंट तो है नहीं राजनीति में कुछ, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। हाँ, राजनीतिक आदमी का जीवन अर्श से फर्श का। लेकिन फर्श में उतरे तो बच के उतरे, बस वही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सही कहा सर, किस्सा कुर्सी का हमेशा चलता ही रहता है। मैं श्री ब्रिजेश सिंह से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और अपने बारे में कुछ बात करें। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मेरे मित्र भी हैं बहुत वर्षों के, श्री देवसिंह चौहान जी, जिनके पास संचार राज्य मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग जिस फिल्म सिटी में काम करते हैं, उसकी स्थापना में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा, भूमिका रही, श्री संदीप मारवाह जी। पहली बार मैं जो है इनको इस तरीके से ओजस्वी भाषण और इनका जो काव्य पक्ष है व्यक्तित्व का, वह मैंने देखा। और ऑब्वियसली जिनकी वजह से आज हम सभी लोग एक छत के नीचे इकट्ठा हैं, के सिद्धार्थ जी, जिनकी किताब का विमोचन अभी से थोड़ी देर पहले हुआ। सिद्धार्थ जी से मेरा परिचय, मैं कह सकता हूँ, पिछले 5-7 साल से हम लोग नियमित संपर्क में हैं। और जैसा देवसिंह चौहान जी ने कहा कि विज्ञान की गुत्थियों को, और ख़ासतौर पर अंतरिक्ष की गुत्थियों को जिस सहजता के साथ आप पेश करने में माहिर हैं,
जिसका प्रदर्शन इस किताब में भी हुआ है वह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और उनकी पुस्तकें जो है ज़ाहिर है 40 से ऊपर पुस्तकें हैं। इनकी एक जो बड़ी बैकग्राउंड है कि किस तरीके से इन्होंने जो अपनी एकेडमी के ज़रिए इस देश में सैकड़ों प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिए, उसकी एक लंबी चौड़ी ये है। तो एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक साइंटिस्ट के तौर पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसी का ये भी रिफ्लेक्शन है। और संजोग देखिए कि आज अंतरिक्ष पर ये पुस्तक है, जो मुख्य अतिथि हैं उनका सरोकार गुजरात से है, और गुजरात जो है इसरो की एक तरह से कह सकते हैं स्थापना वाला जो राज्य है। इस किताब का एक तरह से कह सकते हैं समर्पण जो है वह समर्पित किया गया है के सिवन को, जो कि इसरो के फ़िलहाल चेयरमैन हैं, उस इसरो जिसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की। इसमें चंद्रयान 1 और 2 दोनों की बात है। 1 जिसके में क्या क्या हुआ हम सभी लोगों के सामने हुआ, चंद्रयान 2 उसकी क्या संभावनाएं हैं, कैसे उसकी तैयारी हैं। कुछ चीज़ें जो आपने रिफ्लेक्शन के तौर पे इसमें डाला है कि आने वाले वर्षों में, और जब हम अंतरिक्ष के संदर्भ में बात करते हैं तो कोई 1, 2, 3 साल की बात नहीं होती, सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों वर्षों की बातें करते हैं। तो एक चीज़, एक फाइंडिंग जिससे कि मैं सहमत हूँ, आपने लिखा है कि अगले कुछ हज़ार वर्षों में जो है हमारी भाषाएं बहुत कम बची रह जाएंगी। चूँकि हम लोग मीडिया और कम्युनिकेशन की दुनिया में हैं, आप सब लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि धीरे धीरे हमारे पास शब्दों की संख्या कम होती जा रही है। बहुत सारी भाषाएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ये हम सबके सामने हो रहा है। तो कुछ जो एनालिसिस है उसको हम अपने आँखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस मौके पर लेखक को शुभकामनाएं देने के अलावा बाकी कुछ बचता नहीं है, और जो इनका रचना संसार है उसको आप सभी लोग पढ़ें, और इस किताब को तो निश्चित तौर पर पढ़ें। और अंतरिक्ष के बारे में जो कि अनंत है, अंतहीन है, जिसके बारे में हम जितना एक्सप्लोर करें वो कम है, अपनी रुचि को और बढ़ाएं। सिद्धार्थ जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई जो आपने इस कार्यक्रम में हमें भी बुलाया और इस महत्वपूर्ण मौके पर शामिल किया। धन्यवाद आप सभी लोगों को जिन्होंने कुछ मिनटों तक मुझे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से बात करें। आज इस मौके पर सभी लोगों ने आकर जो मेरे मान सम्मान और गरिमा में वृद्धि की है उसके लिए धन्यवाद बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है। और भी छोटा शब्द इसलिए हो पाता है क्योंकि जिस रूप में सभी लोगों ने मेरे बारे में जितनी बातें कही हैं, जिसे हमें लगता है कि हम लोग तो एक वयोवृद्ध निर्धन शिक्षक हैं और उसके ऊपर से इतना महिमा मंडल कर दिया गया, इसके लिए भी हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी अपने आप में गणमान्य हैं, और ह्यूमिलिटी के जिस रूप में हमने देखा हमारे माननीय मुख्य अतिथि के पास में जो ह्यूमिलिटी है वह सीखने योग्य है, अनुकरण योग्य है। और अगर उस पूरे पहलू को हम लोग सीख पाएँ तो हम लोग ऑथर ही नहीं, वैज्ञानिक ही नहीं, कुछ भी बन सकते हैं। सबसे पहले उनका इस बारे में धन्यवाद। संदीप जी के हम बहुत बड़े वैसे भी फ़ैन रहे हैं, इनके बहुत बड़े एडमायर रहे हैं, बहुत दिनों से रहे, इन्हें पता नहीं है, लेकिन हम इनका पीछा करते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग रूप में। उस रूप में उनका आभार तहे दिल से। और ब्रजेश जी के हम उतने ही बड़े फ़ैन हैं क्योंकि इनके लेखन को हमने देखा है, और जिसे कहते हैं सेमियोटिक्स है, जिसे जॉर्ज बुश ने अमेरिका में आगे करने का काम किया, जिसे भारत में हम लोग कहते हैं परसेप्शन बैलेंस है, जिसकी वो प्रतिमूर्ति हैं, उस रूप में शायद वैसा कभी लेखन हम कर पाएँ तो हम अपने आप को बिल्कुल मेरा निर्माण हो सकता है। आप तीनों लोगों का बहुत बड़ा आभार इस स्थान पर आने के लिए और इस शोभा को बढ़ाने के लिए। और साथ ही अच्छा हमारे लिए मौका भी हो जाता है कि इस पूरे सभागार में हमारे पास में विजय जी हैं, हमारे पास में तिब्बत के संबंधित है, इससे हमने कितना कुछ सीखा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जितने भी अन्य गणमान्य हमारे तुहिन जी हैं, ये सौभाग्य है, संयोग ही है, झा जी हैं, वेद जी, सबसे हमने सीखने का ही काम किया। अन्य लोग भी हैं, उस पर हम लोग आएंगे भी। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि अंतरिक्ष की संकल्पना आई कैसे। तो आप सभी लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन ये यथार्थ, ये सच है। और आज हमने कहा नहीं कि मेरे पास न गीता है न कुछ है, लेकिन जो भी बात होगी वो सच ही होगी। हुआ क्या कि एक बार किसी चैनल ने हमें कहा कि कुछ अंतरिक्ष पर हो रहा है,
आप तो अर्थ साइंटिस्ट है, इस पर कुछ बोल सकते हैं। तो करीब 5 साल 6 साल पहले की बात है। हमने कहा कि ये तो नया सब्जेक्ट था मेरे लिए और नई चाल भी थी, तो इस पर हमने कहा कि अब तक कोई भी चैनल पे जाने में तब बहुत आनंद आता था। हमने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल तय है, हमने बोल दिया और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो अच्छा हो गया। उसके बाद किसी और चैनल ने अप्रोच किया तो हमने वो भी बता दिया, तो वो भी अंतरिक्ष के ऊपर में था, वो भी बात हो गई पूरी तरह से। उसके बाद किसी ने बताया कि अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन पूर्ण चंद्रमा हो और चंद्रमा बहुत ही मुखरित हो, पृथ्वी के निकट हो, भूकंप आ सकता है। हम कहे भूकंप तो नहीं आ सकता है, लेकिन ज्वालामुखी के ऊपर की परत है वो उखड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ऐसे हो सकता है। वह बात बिल्कुल वायरल की तरह हो गई और लोगों ने कहा कि अब उसको जर्नलिस्ट जैसे होते हैं, क्षमा कीजिएगा ब्रजेश जी, तो उन्होंने क्या किया, बात को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर उसको पेश कर दिया कि अब तो दुनिया में जलजला होने वाला है। हमने कहा कि इन्होंने अपनी भी इज्जत उतार दी और मेरी भी इज्जत उतार दी, क्योंकि वैज्ञानिक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो चैनल वाले लोगों ने क्या किया कि हमें ब्रांड कर दिया कि हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो जब ब्रांड हो गया तो हमें आनंद भी आने लगा कि अरे हम तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो गया। अर्थ साइंसेज में इसका एक अर्थ आता है, क्योंकि इसके भीतर में एक्स बायोलॉजी भी आता है, कॉस्मोलॉजी भी आता है। अर्थ साइंटिस्ट को ही मालूम होता है कि किसी भी स्टार, कोई भी तारे की मृत्यु कैसे होती है, उसका जन्म कैसे होता है, और बाहरी दुनिया पर कोई लाइफ भी है या नहीं है। एक्स बायोलॉजी से हम लोग कहते हैं उस पूरे पार्ट को, कॉस्मोलॉजी भी, सारी बातें आ गई। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। तो एक जो पहलू हमने नया सीखा कि आप कुछ भी हों, लेकिन आपकी ब्रांडिंग अगर कोई कर दे तो आप वो वास्तविक रूप में बन जाते हैं। तो हमारे जितने भी भारत में जितने भी चैनल, उन लोगों ने हमें ब्रांड करके अंतरिक्ष वैज्ञानिक बना दिया है और हम अपने आप को उससे अब कम नहीं मानते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, अलग अलग चैनल में लोगों ने अलग अलग कारण से बुलाया। किसी ने हमें पर्यावरण के लिए बुला लिया, तो वहाँ पर पर्यावरण भी दोनों ने लिख दिया हमें उस स्थान पर। किसी ने हमें एजुकेशन के लिए बुलाया, वो लोग अभी आज आए नहीं हैं, तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर ही मेरी बातचीत होती है। तो हमें लगता है कि इस पूरे अंतरिक्ष का जो आधार बनता है वह बनता है कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जो टेलीविज़न चैनल्स करते हैं, मतलब कि उसकी कोई बात ही नहीं है, जिसको उर्दू में कह सकते हैं माशाअल्लाह है और आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। टेलीविज़न चैनल भारत में कुछ भी कर सकते हैं। राजीव जी को थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है इस पूरे बारे में, लेकिन हमें नहीं है। तो इस तरह से मेरी एक अलग से आइडेंटिटी बननी शुरू हुई। इस पूरे पहलू पर चैनल के ऊपर में जब बातचीत हुई मेरी यहाँ पर, तो अंतरिक्ष के ऊपर में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। मेरा एक स्पीच था, वो भारत से बाहर में था। उस स्थान पर लोगों ने कुछ अजीबोगरीब हमसे प्रश्न पूछे। अब प्रश्न क्या था कि स्पेस है, अच्छा, और भारत में हुआ कि अंतरिक्ष है, फिर उससे संबंधित भारत में पहले अंतरिक्ष में क्या हुआ करता था। तो हमने उनको बताया कि भारत में अंतरिक्ष को या पूरे के पूरे स्पेस को जो नाम हम लोग देते हैं वो है ब्रह्मांड। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड तो तारों और सितारों के जमघट, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इतनी पार कर ली थी। तो वेस्टर्न मीडिया में यह हमेशा बायस रहता है कि भारत के लोग आए हैं, इनके पास थोड़ी सी मात्रा में बुद्धि कम होगी, और नहीं तो अपने नैरेटिव वो सेटअप करते हैं। आप सभी लोग को इससे बेहतर कौन होगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ही होगा। हमने उन्हें पहले बताया कि जो यूनिवर्स का डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वह परिभाषा जो भारत में दी गई है वो कहीं भी नहीं दी गई है। और वो परिभाषा क्या है कि ब्रह्म मतलब ज्ञान, जहाँ तक हमें ज्ञान लेकर जा सके। द सम टोटल ऑफ ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स, द सम टोटल ऑफ ऑल नोएबल थिंग्स इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्म वही है जहाँ तक आपका ज्ञान, जहाँ तक आपकी कल्पना शक्ति जा सके। तो उन्हें अचंभा भी हुआ कि हम लोग तो अभी तक तारों और सितारों के बारे में बात कर रहे हैं, ये 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी आकर क्या बोल गया। तो हमने कहा कि नहीं, सनातन का मूल्य भी यही होता है और इसी से इन बातों का जन्म भी हुआ है। ब्रह्म का मतलब हमेशा ज्ञान होता है और आप जितनी कल्पना कर सकते हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। कल्पना की उड़ान ही ब्रह्मांड है, उसी से संबंध रखता है। और दूसरी जो बात आई उस स्थान पर, वो वाजपेयी साहब यहाँ पर बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि हमारे जो सिविल सेवा परीक्षा के रूप में जब विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाया करते थे, तो कुछ विद्यार्थी जो IIT के होते हैं वो बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। सॉरी तुहिन जी। तो उन लोगों ने
क्या किया कि उन्होंने देखा कि अच्छा मेरे सब्जेक्ट जो हैं वह क्रॉस करते हैं, किसे किसे क्रॉस करते हैं, तो कभी एस्ट्रोनॉमी से, कभी फिजिक्स से, कभी बायोलॉजी से। तो वो उन लोगों ने क्या किया, और उस समय के स्टूडेंट्स वैसा ही हुआ करते थे, अलग अलग टॉपिक पर जहाँ भी टच करता था वो एक क्वेश्चन लेकर चले आते थे। अब क्वेश्चन लेकर क्या चले आए, रेडिएशन के बारे में बात हुई तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में बात किया उन्होंने। अब बात नहीं किया जाए तो कहेंगे इनको आता नहीं है, बात कर दीजिए तो प्योर 100% प्योर फिजिक्स के बारे में, मतलब कि वो चारों खाने चित हो जाएंगे वो बेचारे और कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हर्ट्ज़बर्ग रसेल डायग्राम, इमेजिन कीजिए तब हमने उनको क्या कहा कि अच्छा तुम लोग इतनी बात करते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि कार्बन साइकिल क्या होता है? सब लोगों ने एकदम हाथ उठाकर उछल कूद के बता दिए, अरे कार्बन जैसे बनता है पृथ्वी पर और फिर पृथ्वी से वो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे मिलकर चला आता है। हमने कहा कंटेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। कार्बन साइकिल का मतलब ही होता है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, अ सीरीज ऑफ 6 consecutive nuclear reactions in a star which is responsible for transforming hydrogen into helium। उसके 6 चक्र होते हैं और उस 6 चक्र में, नहीं तो आप सोचिए एक तारा हाइड्रोजन का बना रहता है और जब मर जाता हो तारा तो आयरन में कैसे कन्वर्ट कर जाता है? सोच कर देखिए, एक तारा हाइड्रोजन का बना हुआ जब मर जाता है, जब ब्लैक होल में कन्वर्ट कर जाता है तो वो आयरन में कैसे कन्वर्ट कर जाता है? तो यह बात बताते बताते उन्होंने मेरे इतनी फजीहत कर दी कि उस समय से उन्होंने हमें और भी अंतरिक्ष में मास्टर बना दिया इस पूरे पाठ पर। धन्य हो उन विद्यार्थियों का, वो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि बदमाश विद्यार्थी जरूर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो आपको ऐसी बातें सिखा देते हैं जो आप नॉर्मली खुद से नहीं सीख सकते। घर के बदमाश बच्चे भी और बदमाश स्टूडेंट दोनों का रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर इसमें कोई बदमाश कुत्ता मिल जाए तो सोने में सुहागा है। तो स्पेस का जो पूरा पहलू हो गया अब बहुत एक्साइटिंग हो गया है। एक्साइटिंग इसलिए होगा कि स्पेस इतने अवसर देता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर चीन को लड़ाई लड़नी है और उसने किसी तरह से मून के ऊपर में कब्जा कर लिया, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मून के ऊपर में, चंद्रमा के ऊपर में एक ढेर सारा बड़ा सा एक पैराबोलिक मिरर, मतलब कि क्या एक तरह का एक मिरर दर्पण डालना देगा। वह दर्पण क्या करेगा कि सूर्य की सारी रोशनी को लेगा, उसे एक जगह संकेंद्रित करेगा और वही संकेंद्रित को लेजर में कन्वर्ट करेगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन करेगा। उसकी रोशनी इतनी तेज होगी किसी भी चीज़ को काट सकता है और वो जहाँ चाहेगा उस रोशनी को फेंक सकता है। ऊपर से ही उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, काटना शुरू कर देगा। पृथ्वी को, बिल्डिंग को, लोगों को, किसी भी चीज़ को काट सकता है। ये इतना आसान है। अवसर यह अंतरिक्ष होता है कि उस स्थान पर हीलियम-3 मिलता है। उस हीलियम-3 को अगर हम लोग एक बैग हीलियम-3 लेकर चले आए यहाँ पर भारत में और उसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो कि फ्यूजन रिएक्टर होगा, बना सकें। यहाँ के फ्यूजन रिएक्टर उतने कारगर नहीं होंगे, लेकिन हीलियम-3 के प्रति बहुत ही कारगर होंगे वो। और अगर लेकर चले आए एक बैग हीलियम-3, 1 साल तक भारत की सारी ऊर्जा की समस्या का समाधान कर देगा। सिर्फ एक बैग। आपको अटैची लेकर जाना है और लेकर चले आना उस जगह से, ठीक इतना ही काम करना है। अच्छा, और तो और आप और क्या काम कर सकते हैं कि चंद्रमा पर जाइए और बहुत सारी गुत्थियां हैं पृथ्वी के उलझते रहती हैं। यहाँ पे लोग बिल्कुल मगजमारी में लगे रहते हैं कि कभी जियोलॉजी के लिए अंटार्कटिक जाते हैं, कभी आर्कटिक जाते हैं। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा का एक भाग है जिस पे सूर्य की रोशनी आज तक पड़ी ही नहीं है। अच्छा, वो जैसे पृथ्वी, वो वास्तविक रूप में पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, तो पृथ्वी का जिस समय जन्म हो रहा था उससे चंद्रमा छिटक कर वहाँ से बाहर चला गया और एक हिस्से पर चंद्रमा के उसके खूब रोशनी पड़ती रही, दूसरे हिस्से पर कुछ भी नहीं हुआ। वो जैसा 4.5 अरब साल पृथ्वी हुआ करती थी वैसे ही अभी तक है। अब उस जगह जाकर आप कुछ सामान लेकर आइए। मोबाइल ही नहीं, आप क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। उतनी ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर की सारी गुत्थियों को उलझी हुई है उसको सुलझा सकते हैं। और यही कारण था कि चंद्रयान को हम लोग अपने दक्षिण सदन ध्रुव पर उसको भेजना चाह रहे थे, उस स्थान पर जहाँ पर कि गुत्थियाँ मिल जाएं और एक बार आपके पास में नॉलेज मिल जाए। तो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, नॉलेज इकोनॉमी, यही नॉलेज इकोनॉमी का सार होगा। इतना ज्ञान मिल जाएगा कि पूरी दुनिया को हम लोग हाथों से हम लोगों ने पहले भी नचाया है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वो 200-300 वर्षों से हमारा थोड़ा बुरा समय चल रहा है, आगे भी हम लोग यही काम कर सकते हैं।
और इस बारे में इससे बेहतर और कौन जान सकता है। हमारे वेदवीर जी पास में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना हमें ज्ञान दिया है और कि कहाँ कहाँ पे पहले कैलेंडर भी कैसे हुआ करते थे, तो अब कैलेंडर के पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है कि कैसे हो सकता है। चंद्रमा ही नहीं एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग क्या है कि अब जापान ने क्या किया है, उसका स्पेस एजेंसी का नाम है जाहा, XAHA है, लेकिन उसको कहते हैं जाहा कहते हैं। उसने क्या किया कि एस्टेरॉयड पर, क्षुद्र ग्रह पर अपने कुछ सैटेलाइट उतार दिए हैं। अब वहाँ पर जाकर क्या करता है, एस्टेरॉयड का माइनिंग करता है। एक आप इमेजिन कीजिए कि तिब्बत पर कंट्रोल होने की वजह से चीन क्या कर पाता है कि वहाँ से लिथियम ले पाता है। उस स्थान पर जितने रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इथ्रियम, डिथ्रियम, जितने भी हैं, सब उन्हीं का उपयोग करके वो मोबाइल में रिवॉल्यूशन कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट के संदर्भ में चीन का वर्चस्व आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 80-90% है। और यही इसी कारण से वह तिब्बत को कभी भी नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा। यद्यपि वे जो विजय क्रांति साहब हैं, अगर उनकी इस स्ट्रेटजी को पूरा मान लीजिए तो चीन को वहाँ से हम लोग 20-25 साल में भगा देंगे। हम सही बोल रहे हैं ना? तो वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर में इसकी बहुतायत है, एस्टेरॉयड के ऊपर इसकी बहुतायत है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर अगर आप मंगल ग्रह पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, तो पूरा का पूरा बाहरी स्पेस, वहाँ से आप कुछ भी देख सकते हैं। हवा तो है नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, उस जगह पे लोग, लड़कियाँ स्कूटी भी नहीं चलाती हैं, तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं, पूरे आउटर स्पेस का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और आउटर स्पेस में अगर कोई ऐसा मिल गया तो पृथ्वी के वासी तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पे चले जाएंगे, उसे शादी ब्याह भी कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा पृथ्वी के ऊपर में किसी का क्या ऐसा हुआ है। हो सकता है उनके बाल बच्चे भी हो जाए, वो भी पता नहीं चलेगा। शायद ऐसा ही कुछ करने का काम, उद्देश्य कुछ अमेरिका के कुछ ऐसे उद्यमी कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, आप सोचिए कि बाहर के ग्रह को एक्सप्लोर करना, पृथ्वी को बर्बाद करके, मतलब यहाँ पर एक युद्ध में 10-10 ट्रिलियन डॉलर हम लोग वेस्ट कर देते हैं। और $1 ट्रिलियन में हम कहते हैं कि मार्स जाएंगे, और लोगों के क्या, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनके कान से धुआं निकलने लगता है कि हम लोग तो मंगल ग्रह की यात्रा करने जा रहे हैं। अब सोचिए बेवकूफ़ी की कितनी बड़ी पराकाष्ठा कि यहाँ पर पृथ्वी पर सब कुछ उपलब्ध है, तब भी इसकी तिलांजलि देकर हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो स्पेस एक इतना बड़ा अवसर तो देता ही है, लेकिन उतना ही बड़ा झंझट का भी सोर्स हो आता है। अब स्पेस है किसका, किसी को नहीं मालूम। स्पेस में जो सामान मिलेगा वो किसका है, वो भी किसी को नहीं मालूम। स्पेस में लड़ाई कर सकते हैं तो उस लड़ाई के लिए कोई नियम कानून लॉ है ही नहीं। पिछले बार में 2 साल पहले जब हम लोगों ने एसैट टेस्ट किया तो पता चला कि चाइना के पास में इस तरह के और भी एसैट हैं, कितने हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन है, उनको भी काम किया उस पूरे पहलू के ऊपर में। तो वो उतना ही बड़ा समस्या भी है। और स्पेस में अब दिन पर दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं, एक छोटा सा कण जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं, बालू के कण के आकार का, उसकी गति स्पेस में कितनी होती है, 80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। उस गति से चलते हुए अगर उस बिल्डिंग में भी आकर करे तो यहाँ पर छेद कर सकता है, वह ऐसा काम कर सकता है। इतना बड़ा डिजास्टर वहाँ पे हो सकता है, और ऐसा होता भी है। तो स्पेस हमारे लिए अवसर का तो काम करता ही, लेकिन आगे आने वाले 50 वर्षों में इसी तरह की समस्या का भी और सूत्रपात करेगा। और ऐसी सी समस्या आएंगी जिसका हमें कुछ खोज खबर भी नहीं होगी उस रूप में। हम लोग यहाँ पर अपने टेलीकम्युनिकेशन को ठीक करने पे लगे हुए हैं, पर चलिए स्पेस में युद्ध हो गया और स्पेस के ऊपर जिसका भी कंट्रोल होगा, अब उसको कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? वहाँ से ही बैठे बैठे आपके मोबाइल को इनकैपेसिटेट कर देगा। आपने एक बात कभी समझी होगी कि चीन के साथ में इतना विवाद हुआ, हम लोगों ने चीन के विरुद्ध में ऑफिशियली एक भी बात नहीं कही है। आप सोचिए, यहाँ पर चीन के बनाए हुए 25 करोड़ टेलीफोन इस स्थान पर, सभी के चिप में कौन सी जासूसी डालने काम किया, कौन सा डेटा वहाँ पे जा रहा है, वह एक वॉर में एक कैटेगरी में क्या कर सकता है कि 25 करोड़ टेलीफोन को बिल्कुल इनकैपेसिटेट कर सकता है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। और वहाँ से कितने तार जुड़े होंगे, कितने लोगों के पासवर्ड होंगे, कितने लोगों के उस स्थान पर साइबर सिक्योरिटी संबंधित होगी, वो सारा का सारा खेल बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग इतना संभल कर हम लोग को चलने की नौबत आ जाती है। तो इस पूरे बात को इसकी ऐसी हम लोग सोच सकें, ऐसा थिंकिंग कर सकें और इसको एक किताब के रूप में जोड़ सकें, यह
कभी भी संभव नहीं हो पाता अगर हमारे पास में सीखने वाले उतने व्यक्ति नहीं होते। और सभी ने हमें अलग अलग रूप से सिखाने का काम किया है। अब सिखाने का काम किया है, कुछ हमारी इस स्थान पर शिक्षक रहे जिनसे कि कभी कभी कुछ कुछ खोद कर हम लोग पूछ लेते हैं। कुछ हमारे ऐसे लोग रहे जिनके बहुत बड़े एडमायरर रहे हैं, अब एडमायरर हैं ही। आज तो हम इतने बड़े एडमायरर हो गए अपने सिंह साहब, अपने माननीय मंत्री साहब की। इतनी ह्यूमिलिटी हमने कभी नहीं देखी, और ह्यूमिलिटी से बड़ा जीनियस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो संदीप जी को हम लोग फॉलो करते ही हैं इस स्थान पर। ब्रजेश जी की भाषा के कायल हैं उस स्थान पर। हमारे पास में यहाँ पर तुहिन जी हैं जिससे हम लोग ने बातचीत कर लिया, तो हमें लगता है कि दिन भर भी हम लोग 2-3 दिन भी बात करें तो शायद हमारी बातचीत कभी पूरी नहीं हो। क्या हम सही बोल रहे हैं तुहिन जी? अच्छा अच्छा। और कुछ और भी स्थान पर हैं जो कि जिन्होंने बहुत साइलेंटली हमें मदद की है, जिन लोगों ने, और साइलेंटली मदद करने में उसमें हमारे पास में इस स्थान पर जिनसे हमें बहुत जेलसी आप समझ सकते हैं। हमारी माता जी के वो दूसरे बेटे की तरह हैं, डॉक्टर सुनील यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हैं पवन जी, उर्वशी जी, दोनों लोगों ने हमें कितना इसमें सहयोग दिया है। अमित अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि किताब को छाप कर हमें दे देते हैं बिना पूछे कि हमारे पास से मिल जाए। ज्योति जी हैं जिन्होंने कि हमें इतना सुकून पहुंचाने का काम किया है। अतुल जी नहीं यहाँ इस स्थान पर। सतीश जी इस स्थान पर हैं जिन्होंने कि जब भी कुछ सीखना हुआ, प्रैक्टिकल अगर कुछ हमें ज्ञान देना पड़ा तो हमें सतीश जी से ही मिला है। और विवेक द्विवेदी साहब, अगर कोई पॉलिटिक्स में किसी को हम जानते हैं तो हमारे द्विवेदी साहब ही हैं उस रूप में। हमारे मित्र भी हैं इस स्थान पर, झा जी बैठे हुए इस स्थान पर, वाजपेयी साहब हैं इस पूरे पहलू पर, और जितने भी लोग हैं, बहुत सारे स्वीट बच्चे भी हैं हमारे यहाँ पर जिनको हम लोग भालू बंदर के रूप में कहते हैं। अभी देखा हमने वेदांत आया है यहाँ पर, युक्ति है, जिससे हम लोग यही समझते हैं कि ये लोग सब लोग भालू बंदर की तरह उछल कूद करके काम करते रहते हैं इस रूप में। इसके अलावा यह काम कभी भी संभव नहीं हो पाता उन लोगों के बगैर जिन लोगों ने कि हमेशा मदद की है। किताब को लिखने में नहीं, उसे टाइप करने में, उसे सजाने में, संवारने में, और उसमें उस पूरे पहलू पर हमारी पूरी जो टीम है यहाँ पर, जिसमें कि हेमेंद्र जी हैं उस रूप में, और रामचंद्र जी हैं, मोहन है हमारे पास में, संतोष है वो जिसने कि ऐसा काम किया है। और ये सभी लोग इस तत्वदान में काम करते हैं जिन्होंने कि हमें पढ़ाया। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जिस जगह पर भी मेरी ज्योग्राफी के रूप में ब्रांडिंग है, ज्योग्राफी पढ़ाने का काम हमारी को ऑथर ने किया था। वो हमारी धर्मपत्नी भी हैं और सबसे बड़ी दुश्मन भी हैं हमारी उस रूप में यहाँ पर। तो वह काम हुआ। और यह अगर हम लोग बात करें कि आज के फंक्शन के बारे में, तो आज का फंक्शन कभी भी सफल नहीं हो पाता अगर हमें असीम जी से, किरण जी से, युक्ति जी से, अमय से, समीर से, हेमेंद्र जी से और यहाँ के जितने भी क्रू मेंबर्स उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता तब तक। और सबसे बड़ा योगदान कि सब कुछ संभव इसलिए हो पाया कि हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें समय दिया, हमारा मान सम्मान किया, हमारी वृद्धि की और हमें उस लायक समझा। तो उन्होंने क्या किया कि जो लिंक था, मिस कर रहा था, उस लिंक को उन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए हम लोग आज सबको ही साथ भी हो पाए और आज उनसे इतना सीख भी पाए कि ह्यूमिलिटी क्या होती है और एक गरिमा क्या होती है। उस बात को हम लोग चाहेंगे कि उस पूरे पहलू के लिए हम लोग हमेशा उनके शुक्रगुजार रहें, हमेशा उनके ऋणी रहें। थैंक यू। अब हम सभी लोगों की तरफ से जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है उनके लिए छोटा सा ज्ञापन है, आकर अगर ले लें यहाँ पर। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग पब्लिकली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन है। हेमेंद्र जी, मोहन आइए। मोहन जी, आप जितने भी हमारे YouTube में वीडियो देखेंगे जो अच्छे बने हुए हैं वो हेमेंद्र जी की वजह से हैं, खराब हैं तो मेरे कारण से हैं। ये डिजाइन भी उन्होंने तैयार किया है। मोहन हम लोगों को सबसे सुख देने का काम करता है, जितनी मुसीबत आती है उसे देख लेता है। रामचंद्र जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रामचंद्र जी ने हमें हाफ पैंट में भी देखा है उस रूप में। तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब से हमारे साथ में है उस रूप में। संतोष,
और ये सब कुछ संभव इसलिए भी हो पाया है कि हमारी माता जी का देखभाल किया है, मोनिका ने किया है। इसके हम लोग हर रोज़ अलग अलग नाम देते रहते हैं। इस बेचारी के इतने नाम हो गए हैं कि हम भी भूल चुके हैं कि क्या हमने इसका वास्तविक नाम क्या था, हमें आज मालूम चल पाया है। ये हमारी माँ की सेवा करती है। मेरी तरफ से इतनी ही बात थी। आप सभी लोग इस स्थान पर आए, आप लोगों ने जिस गरिमा का, मान सम्मान का परिचय दिया, उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। धन्यवाद। सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं युक्ति सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं डीपी वाजपेयी सर, तो हम उनसे जानेंगे सिद्धार्थ सर की बुक है अंतरिक्ष, जो कि आज लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं आदरणीय सिद्धार्थ जी की जो अंतरिक्ष संभावनाएं पुस्तक आज लॉन्च हुई है, उसमें मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं आदरणीय सिद्धार्थ जी को पिछले 25 वर्षों से जानता हूं। आप सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में बहुत उच्च स्तरीय नाम रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा को पढ़ाता है वो 7 विषयों के एमए के बराबर ज्ञानी हो जाता है। वो किसी भी क्षेत्र में उस विषय को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। तो सिद्धार्थ जी को अभी उन्होंने खुद से अपने उद्बोधन में बताया कि टीवी चैनलों ने उनको अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर ब्रांड कर दिया। तो अंतरिक्ष विज्ञान के तौर पर जो उन्होंने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देने की किया है, शायद पहली पुस्तक है जो उन्होंने हिंदी में लाए हैं। और इसलिए मैं समस्त हिंदी भाषी जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अंतरिक्ष विज्ञान को एक्सप्लोर करने का जो हिंदी में ये पुस्तक लिखी है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। और मुझे भरोसा है कि हिंदी जगत के लोग इस पुस्तक को बहुत अच्छे से लेंगे। और निस्संदेह अंतरिक्ष में भारत, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा कर रहा है और अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हैं। ये पुस्तक उन सब चीज़ों को विशद पक्ष के साथ प्रस्तुत करती है, इसलिए हिंदी भाषी विद्यार्थियों को पसंद आएगी, ऐसी मेरी सदिच्छा है। धन्यवाद। अगले मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति जी, जो कि पेशे से एक वकील हैं। तो मैम हमें बताएंगे कि आप सर की जो बुक लॉन्च हुई है आज अंतरिक्ष, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो चूँकि प्रोफेशन तो मेरा डेफिनेटली है, लेकिन सर के ज्योग्राफी की नॉलेज को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे पता है कि सर का जो भूगोल में जो ज्ञान है वो यहाँ पे मुझे हिंदुस्तान में तो कहीं नज़र नहीं आता है। तो अगर ये, और बहुत सारी किताबें मैंने सर की पढ़ी हुई हैं। ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें इन्होंने इतनी अच्छी लिखी हैं जो मैंने बहुत पहले कभी पढ़ी थी, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। मुझे एक वो बुक उनकी ऐसी याद है कि मैं समझ सकती हूँ कि उसका किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह से ये काम करती है। तो उसी तरीके से मुझे पूरा भरोसा है। अभी तो मैं पढ़ूँगी इस किताब को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये किताब भी उतनी ही अच्छी साबित होगी जो पुरानी और भी सर की किताबें रही हैं ज्योग्राफी को लेकर के। तो और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बुक हिंदी में है। तो जो हमारे ईस्टर्न साइड के जो हमारे हिंदी भाषी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो जाएगी। और एक नया हमें फेज़ पता चलेगा, नया एरिया पता चलेगा कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, हम और क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान साबित होगा। डेफिनेटली इसको पढ़ूंगी और बताऊंगी लोगों को कि हाँ, ये कितनी फ़ायदेमंद किताब है। थैंक यू सो मच। अगले अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं वेदांत झा, जो कि सर के स्टूडेंट भी रहे हैं और सिविल सर्विसेज में हैं। तो सर, आपको कैसा लगा इस बुक लॉन्चिंग में आकर? आप क्या कहना चाहेंगे? जो बातें हम लोग सर से क्लासेस में सीखते थे
उसी को आज एक बुक के रूप में देखने पे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। सर की ये बातें हम लोग जब प्रिपरेशन के लिए सर हमारी क्लासेस लेते थे तो ये बात डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताते थे, और ये बात सर ने, क्योंकि सर से हम लोग अक्सर बातें किया करते थे तो सर की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बखूबी रहती थी। तो जितनी अच्छे से सर हमें क्लासेस में इंग्लिश में इंग्लिश में इसको पढ़ाते थे, उतने ही अच्छे से ये हिंदी में हमें ये बुक देखने में लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं सर को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और सुमिता मैम को भी कि उन्होंने सर का इतना अच्छा साथ देके इस बुक को सफल बनाने में बहुत अच्छा कार्य किया। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम समीर स्वरूप है जी सर, आपको यहाँ आकर इस बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? मैं सर के साथ बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम में कई बार रह चुका हूँ, और इनकी इस किताब थोड़ी ज़्यादा ही रुचिकर है मेरे लिए, क्योंकि एक बच्चे के तौर पर जब भी मैं अंतरिक्ष के तरफ अपनी आंखें उठा के देखता था तो एक रहस्य सा बोध होता था, और नक्षत्र, तारों, चंद्रमा, इन सब के बारे में बड़ी ही जिज्ञासा उठती थी। तो किताब तो अभी तक नहीं पढ़ पाई है, बट जो इसकी भूमिका पढ़ी है और जितना इसके बारे में समझा है सर से, तो ये किताब एक बहुत ही रोचक किताब होगी, ना सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी, शायद जो हाई स्कूल में है और अगर वो कुछ रुचिकर चैप्टर्स अपने इसमें से उठा करके पढ़ सकते हो। और वैसे तो ब्रह्मांड का अगर आप उत्पत्ति की बात करेंगे तो मेरे लिए तो वो शिव के नाद ध्वनि से उत्पन्न, उनके डमरू से उत्पन्न हुआ पूरा सृष्टि और उसकी रचना है। तो अंतरिक्ष की ये जो परिकल्पना सर ने अपने किताब में लिखी है, साइंस और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, वो एक अनूठा एक जर्नी होगा उस किताब को पढ़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। तो अगली अतिथि मेरे साथ किरण शर्मा जी हैं, और जो कि पेशे से एक टीचर हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि इस बुक लॉन्चिंग में जो कि के सिद्धार्थ सर ने लिखी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मैम? जी, किताब बहुत ही अच्छी है और अंतरिक्ष के बारे में, और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी में है। मुझे लगता है हिंदी भाषा के महत्व को ध्यान में रखकर सिद्धार्थ जी ने ये एक किताब अपने भारतवासियों को दी है, जो उनके दिलों तक पहुंचेगी और उनके दिलों को छू जाएगी। तो ये किताब मेरे लिए बहुत अच्छी है, और मैं इसे हिंदी में पढ़कर सारी रोचकता, जितनी भी रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी ले सकूँगी। धन्यवाद। तो अगले अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं वेदवीर आर्या जी। तो चलिए उनसे जानेंगे कि ये बुक लॉन्चिंग को लेकर जो कि अंतरिक्ष के सिद्धार्थ सर द्वारा लिखी गई है, उनके बारे में सर का क्या कहना है। सर? ये आज एक अत्यंत सुखद अवसर है, ये बहुत प्रतीक्षित भी है, क्योंकि बहुत पहले सिद्धार्थ जी ने बताया था कि उनका ये ग्रंथ है, उन्होंने मुझे इसकी प्रति भी दिखाई थी जब ये प्रकाशित होने वाली थी। तो आज मुझे हर्ष हो रहा कि मैं इस अवसर पर उपस्थित हूँ, और ये अंतरिक्ष एक नई दुनिया और एक नया भविष्य, इस विषय पर जो एक गहन अनुसंधान और उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है ग्रंथ में, ये सभी पाठकों के लिए, सभी वर्गों के पाठकों के लिए, चाहे वो सामान्य हो या वैज्ञानिक हो, उनके लिए बहुत एक ज्ञानप्रद है। और मैं सिद्धार्थ जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, और ये पुस्तक बहुत लोगों तक पहुंचेगा, और ये जो संदेश वो देना चाह रहे हैं और विषय की जो गहराई को सरलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो सफल हों, और ये पुस्तक अत्यंत सफल होगा, ये इसकी मुझे आशा है। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार वर्मा जी। चलिए जानते हैं उनसे कि अंतरिक्ष बुक के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार। ये किताब के बारे में आप जब इनॉग्रेशन के समय सारी बताई गई, तो इस किताब के बारे में मैंने जो देखा, समझा, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन पॉइंट है, जिसके बारे में लोगों को कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी क्लियर आइडिया दिया गया है। और जो इसमें विद्वान लोग हैं उनको लिए एक रास्ता बताया गया है कि आगे और कितना ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च करके और इसको अनुसंधान करके आगे उस विषय के बारे में जानकारी हो। सिद्धार्थ जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, वो हमारे साथ ही हम लोगों ने एक ही यूनिवर्सिटी में पास किया। हम लोग 1985 से एक साथ जानते हैं, और फिर हम लोग दिल्ली में आए। मैं भी एक पब्लिशिंग कंपनी में हूँ, मेरा फील्ड STM में है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में। काफ़ी दिनों से पब्लिशिंग में जुटा हुआ हूँ, 37 ईयर्स से। सिद्धार्थ जी से हमारी हमेशा बात होती रहती है, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बातें होती रहती है। हम लोग उनको
अपनी हमारी जितनी भी नॉलेज होती है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और उनकी नॉलेज तो बेमिसाल है। इस भूगोल और अंतरिक्ष में समझ लीजिए भौतिक ये भूगोल के अंदर पूरी दुनिया ही आती है, जैसे ब्रह्मांड की बातें होती हैं, तो उनको किसी भी विषय पे बात करें उनके पास उसका सही सही जवाब होता है, और उसमें और आगे रिसर्च करने की कल्पना होती है, और उसी कल्पना के दरमियान इन्होंने ये किताब तैयार करी है। मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत बधाई और इस किताब की सक्सेस के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं कुमार तुहिन जी। सर, जैसे कि अंतरिक्ष बुक ये भारत की सबसे पहली हिंदी में लिखी गई बुक है, जो कि के सिद्धार्थ सर के द्वारा लिखी गई है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे लिए आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और दिन है कि मैं यहाँ पे आज खुद उपस्थित रहा, जबकि श्री सिद्धार्थ जी की किताब ये आज उनका अनावरण हुआ किताब का। सिद्धार्थ जी को मैं बहुत दिनों जानता हूँ और उनका व्यक्तित्व का मैं काफ़ी प्रशंसक रहा हूँ, कायल रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुसंधान है, उनकी जो कि अपने काम को करने के लिए जो निष्ठा है, वो हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा देती रही है। इसलिए ये जो विषय है अंतरिक्ष का, जिस विषय पे आज उतनी जानकारी, उतनी गहराई से हिंदी भाषा में शायद हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मुझको लगता है कि ये किताब एक जो ज्ञान के क्षेत्र में एक जो रिक्ति थी, उस रिक्ति को पूरा करेगी। और हमारे सारे जितने लोग चाहते हैं विषय में पढ़ना, उन लोगों को, और इसका जो राजनीतिक पक्ष है, इसका जो इकोनॉमिक पक्ष है, और बाकी बहुत सारे जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, उनके बारे में उनको अवगत कराएगी। तो मेरे लिए खुशी का दिन है और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें और किताब की सफलता के लिए और उनको मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारी बधाइयां देता हूं। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.